नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए जुड़ते हैं संभव बैच की चर्चा में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में बैंकिंग प्रणाली, इसे कहते हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि बैंक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बैंक की ही परिभाषा दें। बैंक की परिभाषा लिखी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बैंक को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि बैंक वह संस्थान है जो डिपॉजिट स्वीकार करे, यानी जमा स्वीकार करे, और डिपॉजिटर जब पैसा वापस मांगे बैंक उसे वापस दे दे। बैंक को एक ही लाइन में परिभाषित किया गया कि एक ऐसा संस्थान है जो पैसा जमा करता है और जमा करने वाला जब पैसा वापस मांगे बैंक उसे दे देता है। इसी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में परिभाषित किया गया है। ये रही बैंक की परिभाषा। हमारा संकल्प बैच 2026 11,999 में है। टाइटन 2026 भी 11,999 में है। सृजन 2025 11,800 में है। प्रहार 2025 पर भारी बम्पर है 7,999 में। यूपीएससी ऑप्शनल 2025 8,999 में है और यूपीएससी प्रारंभ 2027 34,999 में है। इनसे जुड़िए और अपनी पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और हम अपने संभव सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बैंक की बात करें तो भारत में बैंक कई प्रकार के होते हैं। कॉमर्शियल बैंक होते हैं, डेवलपमेंट बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है विभेदित बैंक का, ये बैंक होते हैं। विस्तार से इन पर हम चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले चर्चा जब हम थोड़ा सा कमर्शियल बैंक की करते हैं। जब हम कमर्शियल बैंक की चर्चा करते हैं तो कमर्शियल बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, और दूसरे को कहते हैं गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, यानी नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई ये कमर्शियल बैंक में शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या है और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या है। तो शेड्यूल कमर्शियल की जब बात करेंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की जब हम बात करेंगे, तो किसी बैंक के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होने की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन होती। सबसे पहली शर्त यह होती है कि इन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया हो। जब भी कोई संस्थान आरबीआई के पास पहुंचता है कि आप हमें बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति दीजिए, तो आरबीआई कुछ शर्तें रखती है और अगर वो बैंक उन आरबीआई की शर्तों को पूरा कर देता है तो आरबीआई उन्हें अपनी 1934 की अनुसूची की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लेता है, यानी आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में शामिल कर लेता है। और जिन्हें शेड्यूल 2 में शामिल कर लेता है उन्हें ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहा जाता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो सवाल उठता है वे शर्तें क्या हैं। तो शर्तें सिर्फ दो ही हैं। पहला है कि मिनिमम कैपिटल 5 लाख की होनी चाहिए, यानी कम से कम न्यूनतम आपके पास 5 लाख होना चाहिए। अब ये सिर्फ कहने के लिए है, अब कोई 5 लाख लेके बैंक खोलने जाएगा? अरे 500 करोड़ में तो बैंक खुलते ही नहीं है। लेकिन एक मापदंड बना दिया है आरबीआई ने कि मिनिमम कैपिटल 5 लाख की होनी चाहिए। दूसरी जो शर्त है वो बड़ी मजेदार शर्त है। दूसरी शर्त है कि आरबीआई कहती है कि हमें आपको लिखित रूप से ये वादा करना होगा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जमाकर्ता के हित को नुकसान हो जाए। ये एक ऐसी लाइन है जिस पर बैंक खोलने वाले लोग जो सिग्नेचर कर देते हैं पूरी तरह आरबीआई के शिकंजे में आ जाते हैं। यानी बैंकिंग व्यवसाय करने वालों को आरबीआई से लाइसेंस लेने के लिए पहले तो 5 लाख की मिनिमम कैपिटल दिखानी होती है और दूसरा उन्हें आरबीआई को यह विश्वास दिलाना होता है कि वह कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जमाकर्ता डिपॉजिटर के हितों को नुकसान पहुंचे। बस जो दो ये शर्त पूरा कर देते हैं उन्हें आरबीआई अपनी अनुसूची आरबीआई उन्हें अपने आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लेती है और ये
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। जब भी कोई बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो जाता है तो उसे ढेर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे वे बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करने लगते हैं। इन बैंकों के बिल ऑफ एक्सचेंज को आरबीआई प्रथम श्रेणी का मानते हुए इन्हें ऋण की सुविधा देने लगती है। इन्हें सीआरआर एसएलआर रखना होता है। इन बैंक पर आरबीआई एक्ट 1934 तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो भी छूट और सुविधाएं हैं प्राप्त होती है, इन दोनों के प्रावधान उन बैंकों पर लागू हो जाते हैं। एक शब्द यहां आया है बिल ऑफ एक्सचेंज। इस शब्द पर यहां चर्चा मैं नहीं करूंगा, इस शब्द पर मैं चर्चा करूंगा मनी मार्केट में। तो फिलहाल यहां इतना ही जानना है कि आरबीआई जिन जिन बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा देती है, उनके बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रथम श्रेणी का मानते हुए, प्रथम श्रेणी का ऋण मानते हुए उन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करने की सुविधा दे देती है। क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? मनी मार्केट में आएंगे। ये रही शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बातें, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की बातें। अब बात करेंगे नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की। अगर हम बात करें कि नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते किसे हैं, तो सीधे कह देंगे कि जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है, उन्हें नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक कह देते हैं। यानी आरबीआई ने कहा हम आपको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, तो जिनको आरबीआई ने लाइसेंस नहीं दिया वो क्या हो गए? गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो गए। ये बैंक आरबीआई से उधार नहीं ले सकते हैं। यानी आरबीआई से जितनी बैंकों को सुविधाएं मिलती है उसमें कोई सुविधा ये बैंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पिछली क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जिक्र किया था, उसमें आपको दिख रहा होगा कि आरबीआई से बैंकों को ढेर सारी सुविधा मिलती है। तो जो बैंक गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो जाते हैं उन बैंकों को आरबीआई से कोई सुविधा नहीं प्राप्त होती है। यानी इन बैंकों को आरबीआई से कोई उधार ऋण प्राप्त नहीं होता है। भारत में देखा जाए तो ये मुख्य धारा के बैंक नहीं है। मुख्य धारा के जो भी बैंक हैं वे सारे के सारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही हैं। जितने कमर्शियल बैंक हैं सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, ये नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो कुछ लोकल एरिया बैंक हैं तथा एक दो शहरी सहकारी बैंक ही गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में शामिल किए जाते हैं। भारत में वर्तमान में इनकी संख्या केवल 3 ही है। क्योंकि कागज में लिखा जाता है तो इसलिए इनको पढ़ लिया जाता है, लेकिन ये मुख्य धारा के बैंक नहीं है। मुख्य धारा के जो बैंक है उन्हें हम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही कहते हैं। अब थोड़ी बात की जाए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कहानी जब हम शुरू करते हैं तो आजादी के बाद से सीधे आते हैं, और जो पहला टॉपिक बनता है उसे कहते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या यूं कहिए कि राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक। तो यहां से हम समझेंगे कि नेशनलाइज बैंक क्या है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं। तो चलना होगा हमें आजादी की पूर्व संध्या पर। अगर हम देखें तो जब भारत में देश आजाद हुआ तो भारत में जो बैंकिंग सिस्टम था वो सरकार के अधीन नहीं था। यानी सरकार बैंक नहीं खोलती थी, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। जो ब्रिटिश पूंजीपति थे वही बैंक खोलते थे और साथ साथ भारत के भी कुछ व्यवसायी बैंक खोलते थे। यानी देश आजाद हो रहा है तो उसमें पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के ही हाथों में है। देश की आजादी के बाद भी बैंकिंग सिस्टम प्राइवेट सेक्टर के ही हाथों में रहा। ठीक, सारे के सारे बैंक प्राइवेट बैंक ही थे, सारे के सारे प्राइवेट बैंक ही थे और ये बैंक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। ठीक, लेकिन यह भी महसूस किया गया कि स्वतंत्र रूप से भले ये काम कर रहे हैं, ये देश के आर्थिक विकास में बहुत योगदान नहीं दे रहे हैं। देश के आर्थिक विकास से इनका कोई लेना देना नहीं हो रहा है, इनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना ही रह गया है। इसलिए जरूरत महसूस की गई कि इन बैंकों पर नियंत्रण लगाया जाए ताकि देश के आर्थिक विकास से इन बैंकों को जोड़ा जा सके। ठीक, और नियंत्रण लगाने के तमाम प्रयास हुए लेकिन प्रयास विफल हो चुके। बैंकों की प्राथमिकताएं और सरकारों की प्राथमिकताएं आपस में टकराती रही और फिर साल आया 1969 का। यानी आजादी से लेकर के 1969 तक भारत की बैंकिंग संरचना प्राइवेट ही रही। भारत में जितने बैंक थे सब प्राइवेट सेक्टर के ही बैंक रहे। साल आया 1969 का, इंदिरा गांधी ने एक झटके में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
राष्ट्रीयकरण कर दिया, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, इन्हें ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। और जिन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था वही राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाए। यानी कुल मिलाजुला करके आजादी के बाद 14 जुलाई 1969 को देश के उन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। यानी जिन जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी उन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब सवाल उठता है यह राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, इस राष्ट्रीयकरण के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, या राष्ट्रीयकरण की जरूरत क्या थी। जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के सामने आई थी, ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने खुद कुछ तर्क दिए थे। अगर उनके ही तर्कों को कहा जाए तो यही राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सबसे शक्तिशाली और मजबूत तर्क थे, यही जरूरत थी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि बैंकों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण हो चुका है, इसे समाप्त करने के लिए ही हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बैंकों पर थोड़े से वर्गों का, थोड़े से समूहों का नियंत्रण हो रहा है, इस नियंत्रण को हम समाप्त करने के लिए राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। ठीक, उन्होंने यह भी कहा था कि कृषि, लघु उद्योग और निर्यात व्यापार के लिए ऋण की व्यवस्था करना जरूरी है और यह करने के लिए भी हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि बैंकों के प्रबंधन में कुशलता का स्तर ऊंचा उठाने के लिए यह जरूरी है कि कृषि से लघु उद्योगों से जुड़े हुए लोगों को बैंकों के प्रबंधन में शामिल किया जाए और यह सरकार ही कर सकती है, इसलिए भी हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। उन्होंने साथ साथ यह भी कहा था कि जो नए उद्यमकर्ता हैं, जिनके पास पूंजी का अभाव है, उन्हें भी प्रोत्साहन देने के लिए हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। साथ साथ बैंकों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना हमारा उद्देश्य है, ताकि हमारे बैंकों के कर्मचारी इस कदर प्रशिक्षित किए जाए कि वे देश की आर्थिक जरूरतों के हिसाब से बैंकों का संचालन कर ले। इन्हीं सभी वजहों से हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। और 14 जुलाई 1969 को देश की वे 14 बड़े बैंक जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया और यही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहलाया, यही राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाए। अब जब इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो इसके कुछ प्रभाव भी पड़े। तो आइए हम बात करते हैं इस बैंकों के राष्ट्रीयकरण से प्रभाव क्या क्या पड़े। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो सबसे पहला प्रभाव यह पड़ा तो कि बैंकिंग प्रणाली में जन विश्वास जागृत हुआ, लोगों का भरोसा उठा, देश भर में बैंकों का विस्तार हुआ। सरकारी स्वामित्व में जब बैंक की आ गए तो बैंकों की स्थिरता भी बढ़ी। साथ साथ भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच गई। इससे लोगों को आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हुआ और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋणों का न्याय संगत वितरण भी हुआ। इससे भी बैंकिंग व्यवसाय आगे बढ़ा। ये सब राष्ट्रीयकरण के प्रभाव थे। इसके साथ साथ एक तरफ बैंकों का जब 1969 में राष्ट्रीयकरण होता है, उसी समय 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक, हरित क्रांति जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, सरकार का स्वामित्व आ गया, तो कृषि ऋणों में वृद्धि हुई, किसानों तक ऋण पहुंचे। इससे इस राष्ट्रीयकरण से हरित क्रांति को बहुत बल मिला था। हरित क्रांति में बहुत तेजी आई। हमने चित्र बनाया है, देखो बैल से खेत की जुताई हो रही है, बैंकों का ऋण मिला, यही किसान ट्रैक्टर लेकर के आ गया। तो हरित क्रांति में क्या आई, तेजी आ गई। साथ साथ राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य था नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। इससे नए उद्यमियों को प्रोत्साहन भी हुआ। ठीक, ऋण तक उनकी पहुंच सुनिश्चित भी हुई। साथ साथ कृषि, लघु उद्योग और निर्यात व्यापार को भी ऋण मिला, जिससे इन सब का विकास हुआ। यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सकारात्मक पक्ष थे। यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण से होने वाले लाभ थे। लेकिन राष्ट्रीयकरण अपने साथ सिर्फ लाभ नहीं, कुछ नुकसान भी लेकर के आया। नुकसान ये थे कि राष्ट्रीयकरण से बैंकों की कार्य क्षमता और लाभकारिता में गिरावट आई। एनपीए का मुद्दा उदित हुआ और एनपीए का मुद्दा बताएंगे हम, बैंकिंग प्रणाली में एक अवरोध बन गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से एक समान ब्याज दर संरचना
सरकार ने लागू किया और यह अविश्वसनीय रूप से एक जटिल और भिन्न ब्याज दर थी। आखिर एक ही समान ब्याज दर पर विभिन्न व्यवसायों को कैसे ऋण दिया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा किया। इससे विभिन्न व्यवसायों को एक ही समान ब्याज दर पर ऋण तो मिला, लेकिन धीरे धीरे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी गिरती गई, बैंकों का लाभ गिरता गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब बैंक सरकारी हो गई तो इन बैंकों में इस बात की इच्छा समाप्त हो गई कि अधिक से अधिक व्यवसाय किया जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए, बल्कि सरकारी नियंत्रण से बैंक ढीले ढाले हो गए कि चलो भैया अब तो हम सरकारी हो गए, अब क्या है, जैसे ही चलता है वैसे ही चलने दो। तो बैंकों के मध्य प्रतिस्पर्धा में कमी आई, बैंकिंग प्रणाली के कामकाज में नौकरशाही का रवैया शामिल हो गया। अर्थव्यवस्था में निर्णय बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं, लेकिन एक छोटे से निर्णय के लिए भी बैंक महीनों महीनों वर्षों लगा देते थे। राष्ट्रीयकरण के कारण ये विलंब इत्यादि की बुराइयां बैंकिंग प्रणाली में शामिल हो गई, ठीक, और ये सब धीरे धीरे सरकारी बैंकों की कार्य क्षमता में बाधा बनने लगी। राष्ट्रीयकरण से जब बैंकों पर सरकार का नेतृत्व हो गया तो बैंकों में जिम्मेदारी का अभाव हो गया, पहल का अभाव हो गया। सिविल सर्वेंट बैंकों के चीफ होने लगे, बड़े बड़े अफसर बैंकों के चीफ होने लगे, जो अपनी राजनीतिक लॉबिंग से बैंकों के प्रमुख होते थे। फिर इनके पीछे कोई ऐसी प्रेरणा नहीं काम कर रही थी कि बैंकों में नए नए तकनीकी लाए, नए नए सुधार लाए, नए नए व्यवसाय के मॉडल लाए और बैंकों को आगे बढ़ाए। कुल मिलाजुला करके जिम्मेदारी और पहल का अभाव होने लगा, लाल फीताशाही हावी हो गई, अकुशलता, विलंब हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की सामान्य विशेषता बन गई। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया, इससे गैर जरूरी क्षेत्रों को भी सस्ते ऋण दिए गए जिन क्षेत्रों को दिए जाने की जरूरत नहीं थी। इन सब से बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कमजोर हो गई और कहीं कहीं राजनीतिक लाभ के कारण बैंक शाखाओं का असीमित विस्तार किया गया। जहां नहीं जरूरत थी वहां भी बैंक शाखाएं खोल ली गई और ढेर सारी बैंक शाखाएं ऐसी सामने आई कि जितनी लागत थी उसका आधे के 1/10 भी बिजनेस नहीं कर पाती थी। कुल मिलाजुला करके आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बैंक शाखाएं जो खोलने की पहल की गई, यह एक समस्या बन गई और बैंकिंग प्रणाली में पूरी तरह से बोझ बन गई और इस प्रकार हमारे जो सरकारी बैंक थे ये सारे के सारे तकरीबन घाटे में चलने लगे। फिर इकोनॉमिक 1990 का आर्थिक संकट आया और उस संकट से निकलने के लिए 1991 के आर्थिक सुधार लाए गए। जो 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे, जो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे, 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे, इस 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म में एक बात ये भी कही गई कि बैंकिंग सेक्टर में हम रिफॉर्म लाएंगे। क्या करेंगे? बैंकिंग सेक्टर में भी हम रिफॉर्म लाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में क्या करेंगे? सुधार लाएंगे। अब ये बात हुई सुधार लाएंगे, ये तो तय हो गया, लेकिन इन सुधारों की रूपरेखा कैसी होगी, ये सुधार होंगे कैसे? इसके लिए 1992 में 1992 में नरसिम्हन समिति बनाई गई। ठीक, नरसिम्हम समिति बनाई गई। ये नरसिम्हन साहब थे, बैंकिंग दुनिया के बहुत बड़े विद्वान थे, आरबीआई के गवर्नर भी रह गए थे। तो सरकार ने कहा नरसिम्हन साहब से कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या सुधार किया जाए इसका मार्ग प्रशस्त कीजिए। नरसिम्हन साहब ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे पास पहले से बैंक हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, ये सारे के सारे कैसे बैंक हैं? ये सारे के सारे सरकारी बैंक हैं। इन्हीं बैंकों को कहा जाता था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इन्हीं सेक्टर्स को कहा जाता था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर्स के बैंक। यानी जो बैंक थे वो क्या थे? सरकारी थे। सरकार मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। तो नरसिम्हन साहब कह रहे हैं कि देखो, ऑलरेडी आपके पास सरकारी बैंक तो हैं, ऑलरेडी आपके पास पब्लिक सेक्टर के बैंक तो हैं। जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उन पर सरकार ने एकाधिकार कर लिया था, वही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाए। नरसिम्हन साहब कह रहे हैं कि देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तो हैं और ये चल रहे हैं घाटे में, इनके मध्य प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए सबसे घाटा तो जनता को हो रहा है कि जनता को बेहतर बैंकिंग सेवाएं नहीं मिल पा रही है। और जब प्रतिस्पर्धा नहीं है
ये निवेश नहीं कर पा रहे हैं, बैंकिंग प्रणाली बहुत बेहतर आगे नहीं बढ़ पा रही है, बात नहीं हो पा रही है। इससे दिक्कत क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए हैं। यानी हमारे बैंक जिनका काम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना था, 90 आते आते वे खुद ही अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बन गए थे। तो नरसिम्हन साहब ने पहला कहा कि ये जैसे हैं इनको रहने दीजिए, आप एक काम कीजिए, अपने बाजार में प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश दे दीजिए। क्योंकि हुआ यह था कि 1969 के पहले तो बैंकिंग संरचना एकदम प्राइवेट थी। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह भी कह दिया गया कि जितने प्राइवेट बैंक है उनको तो सरकार ले रही है। 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फिर 6 बैंक और बचे हुए थे, तो 1980 में उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। भारत में कुल बैंकों की संख्या 20 हो गई थी, और ये 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, सरकारी बैंक थे। तो 1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था तो यह कहा गया था कि जो प्राइवेट बैंक है वो तो सरकार ले ही ले रही है, अब कोई भी प्राइवेट बैंक नया नहीं खुलेगा। यानी बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर व्यवसाय नहीं करेगा, बैंकिंग क्षेत्र सिर्फ सरकार के लिए आरक्षित रहेगा, यानी सिर्फ सरकार ही बैंकिंग व्यवसाय करेगी। तो 1992 में जब नरसिम्हन साहब अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो आपने बैंकिंग सेक्टर को बंद कर दिया, इसे खोल दीजिए। यानी प्राइवेट सेक्टर को भी बैंक खोलने की अनुमति दीजिए। तो इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को भी बैंक खोलने की अनुमति दीजिए, प्राइवेट सेक्टर को बैंक खोलने की अनुमति दीजिए, ठीक, बैंक ओपन करने की अनुमति दीजिए, की अनुमति दीजिए। और साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, यानी सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, फॉरेन को भी अनुमति दीजिए, फॉरेन को भी अनुमति दीजिए। यानी देश, आपके देश का लोग तो बैंक खोल ही ले, विदेशी लोग भी आकर के भारत में या तो नया बैंक खोल ले, या जो विदेशी बैंक हो भारत में आकर के शाखाएं खोल ले। नरसिम्हन साहब की रिपोर्ट को भारत सरकार ने मान लिया, और भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को भी भारत में बैंक खोलने की अनुमति दी थी। 1992 के बाद बैंकिंग संरचना भारत में कुछ यूं हो गई, एक वे बैंक थे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, जो सरकारी बैंक थे, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक, ये वो थे जो भारत सरकार के बैंक थे। दूसरा वो थे जो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, यानी घरेलू निजी क्षेत्र के बैंक थे, यानी जो भारतीयों के थे, डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ये क्या है, डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। साथ साथ तीसरा फॉरेन सेक्टर के बैंक थे, फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक विदेशी बैंक थे। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यह भारत में विदेशी बैंक है। यानी 1992 के बाद स्थिति हो गई, एक तरफ सरकारी बैंक थे, ठीक, दूसरी तरफ कौन आ गए, देसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ गए, और तीसरी तरफ कौन आ गए, तो तीसरी तरफ आ गए विदेशी प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ गए। ये 3 प्रकार के बैंक बैंकिंग संरचना में उत्पन्न हो गए। बात आगे बढ़ी, तो एक तो काम हो गया कि ये नए लोग आ गए, देश का भी प्राइवेट सेक्टर आ गया, बाहर का भी प्राइवेट सेक्टर आ गया। लेकिन ये जो सरकारी बैंक थे, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, ये तो ढेर सारे बैंक घाटे में चलते रहे, कुछ बैंक फायदे में भी चल रहे थे। लेकिन जिन बैंकों का फायदा था, उनका फायदा भी बहुत बड़ा नहीं था, उनके फायदे को और बढ़ाया जा सकता था। और साथ साथ ढेर सारे बैंक घाटे में चल रहे थे। अब सरकार ने सोचा कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है, इनका क्या कर दिया जाए। सरकार ने सोचा कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है, इनका क्या कर दिया जाए। तो इसलिए सरकार दोबारा फिर गई नरसिम्हन साहब के पास, सरकार दोबारा फिर गई नरसिम्हन साहब के पास। और जब सरकार दोबारा फिर गई नरसिम्हन साहब के पास, तो एम नरसिम्हन समिति तो पार्ट 2 बनाई गई। यानी दोबारा सरकार जब फिर गई तो नरसिम्हन साहब के अधीन ही नरसिम्हन समिति पुनः बनाई गई। क्योंकि 98 में दोबारा बनाई गई, इसलिए उसे नरसिम्हन समिति पार्ट 2 कहते हैं।
और इस नरसिम्हन समिति पार्ट 2 ने सीधे एक सिफारिश की कि जो 20 हमारे सरकारी बैंक है, इसमें जितने भी घाटे में चल रहे बैंक हैं उनको उन बैंकों में मिला दिया जाए जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, यानी कमजोर बैंकों को मजबूत बैंकों में मिला दिया जाए, और इन्हें ही कहा जाता है बैंकों का एकीकरण। तो अब हम सीधे आ गए टॉपिक में, बैंकों का एकीकरण या बैंकों का विलय। तो हम कह सकते हैं बैंकों के विलय की कहानी नरसिम्हन समिति पार्ट 2 से शुरू हुई, जो 1998 में बनी थी। नरसिम्हन साहब ने कहा कि बैंकों को त्रिस्तरीय संरचना में विलय कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 बड़े बैंक बनाए जाएं और साथ साथ 8 से 10 राष्ट्रीय स्तर के बैंक बनाए जाएं। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर सरकार को कोई नया बैंक खोलना है तो बड़ी संख्या में क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर बैंक खोले, नए बैंक बनाए। बाकी जो ये 20 हैं इनको आपस में मिला करके और मिलाइए ऐसे कि कम से कम 3 बैंक ऐसे बने जो अंतर्राष्ट्रीय परिचालन करते हो पूरी दुनिया में, और शेष 8 से 10 ऐसे रहे जो राष्ट्रीय स्तर पर रहे। और उन्होंने कहा कि अगर सरकार नई बैंक खोलती है तो क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ही खोले। यह सिफारिश नरसिम्हन साहब ने अपनी दूसरी समिति की रिपोर्ट में की। नरसिम्हन साहब की इस रिपोर्ट पर बहुत कार्रवाई नहीं हुई, ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। उसके बाद 2014 में एक और नई समिति बनी थी, जिस समिति को कहा जाता है पीजे नायक समिति। 2014 में एक बनी थी समिति पीजे नायक समिति। पीजे नायक समिति को जब बनाया गया था बैंकिंग रिफॉर्म पर, तो पीजे नायक समिति ने भी 2014 में वही बात कही जो 1998 में नरसिम्हन समिति पार्ट 2 ने कहा था। पीजे नायक समिति ने कहा कि सरकार या तो अपने जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनका या तो निजीकरण कर दे, सीधे बेच दे, या उन बैंकों का विलय कर दे। सरकार ने कहा सीधे बेचेंगे नहीं, हम विलय करेंगे, वही करेंगे जो नरसिम्हन साहब ने कहा था। और उसके बाद प्रायोगिक तौर पर 2017 में सरकार ने एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों का, और भारत में एक बैंक था भारतीय महिला बैंक, इन सबका एसबीआई में विलय कर दिया। यानी प्रायोगिक तौर पर ठीक एसबीआई के जो 5 सहयोगी बैंक थे, जैसे एसबीआई त्रावणकोर था, एसबीआई मैसूर था, इन सबका एसबीआई में विलय कर दिया। और साथ साथ एक और बैंक था जिसे कहते थे भारतीय महिला बैंक, यानी 5 सहयोगी बैंकों का और एक भारतीय महिला बैंक, कुल मिला कितने हो गए, 6 बैंक हो गए। इनका प्रायोगिक तौर पर 2017 में एसबीआई में विलय कर दिया। यह 2017 में जब एसबीआई में विलय कर दिया, ये विलय तो ठीक हुआ। उसके बाद भारत सरकार ने एक और काम किया। उन्होंने 2018 में श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। 2018 में अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, ठीक। और इस पैनल से कहा कि बैंकों के एकीकरण के काम को कैसे आगे बढ़ाए, ये सुझाव दीजिए। अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों का एकीकरण आगे हमें करना पड़ेगा, विलय करना पड़ेगा, ठीक, हम धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं। और सरकार को अरुण जेटली ने कहा कि पहले जो आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, इनका विलय कर दीजिए। तो अरुण जेटली की सिफारिश पर सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण शुरू कर दिया, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या जो 56 थी उनको आपस में मिला करके 38 कर दिया गया। यानी 56 की जगह कितने ब्रांचेज बना दिए गए, तो 38 ब्रांचेज बना दिए गए। अब साल आया, साथ साथ अरुण जेटली ने कह दिया कि अब हम बैंकों का विलय करेंगे, और सरकार ने विलय की तैयारी शुरू कर दी। और दिन आया 1 अप्रैल 2020 का, और 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों का 10 बड़े बैंकों में विलय कर दिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में विलय हो गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। इन सबका क्या कर दिया, विलय कर दिया। और इनके विलय के परिणाम स्वरूप आज भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 11 राष्ट्रीयकृत बैंक है और एक एसबीआई है। आज के डेट में यानी कुल सार्वजनिक बैंक कितने हो गए, 12 हो गए। आज के डेट में एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। अगर बैंकों की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, यह 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। और यही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की
कहानी है। ये रही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कहानी। अब हम थोड़ी बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर। बहुत पुराना है। उसके बाद बैंकिंग की दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे हम विभेदित बैंकिंग कहते हैं, इसकी बात करें। ठीक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, 1975 में एक बना था नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप, नरसिम्हन कार्य समिति, और इस कार्य समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 पारित किया। ठीक, और इस अधिनियम का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना। ठीक, कहा गया कि इस अधिनियम को इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचा सके, और इसी अधिनियम के आधार पर भारत में एक बैंक की स्थापना की गई जिसे कहा गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यह स्पेशली गांव के लिए काम करता था, किसानों के लिए काम करता था, कृषि के लिए काम करता था। हाँ, ये कहा गया कि गांव से जुड़े जो कस्बे होंगे, जो बदल तो गए होंगे शहरों में, लेकिन वहां अधिकतम कृषक आबादी ही निवास करती होगी, वहां पर भी इनका परिचालन किया जा सकता है। अब देखते होंगे ना, गांव के आसपास बड़ा सा कस्बा बन गया है, भले ही लोग कस्बे में रह रहे हैं लेकिन काम तो उनका खेती किसानी वाला ही है। तो कहा गया कि ऐसे कस्बों में जहां कृषि वर्ग ही अधिक रहा होगा, वहां भी छोटे से शहरी परिचालन के लिए शाखाएं खोल सकते हैं, लेकिन इनका मुख्य काम होगा क्या, तो ग्रामीण और कृषि तक, गांव के लोगों तक, खेतों किसानी तक ऋण को, वित्त को पहुंचाना। ठीक, इनका जो संचालन होता है, इनका संचालन पूरे देश में नहीं है, इनका संचालन किसी पूरे राज्य में हो सकता है या राज्य के कुछ जिलों तक हो सकता है। वही हो सकता है जहां केंद्र सरकार अधिसूचित करे, जहां केंद्र सरकार लिस्टेड करे, यानी केंद्र सरकार तय करती है कि किस राज्य के किस जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना है, वहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला जा सकता है। अगर आज के दौर में देखें कि इसका काम क्या है, तो आज के दौर में इसका काम है कि यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, मनरेगा मजदूरी वितरण करते हैं, पेंशन का वितरण करते हैं, ये सभी कार्य करते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट का कार्य करते हैं, मोबाइल बैंकिंग देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग देते हैं, पैरा बैंकिंग सुविधाएं इत्यादि को देते हैं। क्योंकि ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें, ठीक, आरबीआई के अलावा नाबार्ड द्वारा भी रेगुलेट किया जाता है। अभी नाबार्ड के बारे में पढ़ाएंगे आगे। क्योंकि आरआरबी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यह लोगों से जमा भी स्वीकार करते हैं, पैसा भी जमा किया जाता है, इसलिए ये एक कमर्शियल बैंक के रूप में भी आरबीआई के पास लिस्टेड है, क्योंकि वहां जमा स्वीकार करता है। यानी कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि आरआरबी ऐसे हैं, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो ग्रामीण बैंक हैं, ठीक, जिनके लिए सरकार ने अलग से संचालन के लिए कानून बनाए जिसे आरआरबी एक्ट 1976 कहा जाता है। और जब इन कानूनों को बनाया तो सरकार ने यह भी तय कर दिया कि एक साथ इस पर नाबार्ड भी काम करेगा और एक साथ इस पर आरबीआई भी काम करेगा। तो ये कहानी रही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। तो हमारा नया कॉन्सेप्ट है और वो है विभेदित बैंकिंग का कॉन्सेप्ट। तो सीधे हम आपको लेकर के चलते हैं विभेदित बैंकिंग। ये बैंकिंग की दुनिया की नई चीज है। दरअसल जितनी बैंकिंग आप लोग देख रहे हो अपने सामने, उसे यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। यूनिवर्सल से बैंकिंग से तात्पर्य है कि ऐसे बैंक जो सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार करते हैं और सभी प्रकार के ऋण देते हैं। आप एसबीआई देख रहे हो, पीएनबी देख रहे हो, एचडीएफसी देख रहे हो, सारे के सारे क्या है, यूनिवर्सल बैंक है। लेकिन इस 21वीं शताब्दी में एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम जनता के अलग अलग वर्गों के लिए, या यूं कहिए अलग अलग कार्यों के लिए, या दूसरे शब्दों में कहिए अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग बैंकों की स्थापना करें। अर्थात अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके लिए अलग अलग बैंकों की स्थापना करें। सब बैंक अपने अपने सेक्टर में काम करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया विभेदित बैंकिंग, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न उद्देश्यों
ग्राहकों और काम करने के तरीकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के बैंकों का होना विभेदित बैंकिंग कहलाता है। ये यूनिवर्सल बैंकिंग से अलग होते हैं क्योंकि ये जनता के इस विशिष्ट खंड में या यूं कहिए कि अर्थव्यवस्था के स्पेशल सेक्टर के लिए काम करते हैं। अब आप कहोगे कि भारत में इसकी शुरुआत कहां से हुई? भारत में बहुत नई चीज है। हुआ क्या कि एक बनी थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म समिति और इस समिति के अध्यक्ष थे रघुराम राजन। इस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म समिति जो बनी थी, ये बनी थी 2009 में और इस समिति को कार्य सौंपा गया था आरबीआई द्वारा कि वे उपाय सुझाइए जिससे हम अपने वित्तीय क्षेत्र में तमाम सुधार ला सके, तमाम नई चीजें ला सके। रघुराम राजन ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट को नाम दिया ए 100 स्मॉल स्टेप्स। उन्होंने इस नाम दिया था ए 100 स्मॉल स्टेप्स। उसमें बताया था उन्होंने कि फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे छोटे छोटे 100 कदम उठाने की जरूरत है। इस 100 स्मॉल स्टेप्स रिपोर्ट में ही पहली बार उन्होंने विभेदित बैंकिंग का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भारत में वो समय आ गया है कि जब आरबीआई अर्थव्यवस्था के स्पेशल सेक्टर के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग बैंकों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करे। इनकी रिपोर्ट से ही पहली बार विभेदित बैंकिंग चर्चा में आई। इसके बाद 2013 का साल आया, आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसका नाम है भारत में बैंकिंग संरचना द वे फॉरवर्ड। इस रिपोर्ट में भी आरबीआई ने विभेदित बैंकिंग का जिक्र किया। साथ ही साथ 2013 में नचिकेता मोर समिति बनी जो वित्तीय समावेशन पर बनी थी। इसने भी, इस नचिकेता मोर साहब ने भी कहा था कि भारत को विभेदित बैंकिंग की ओर बढ़ना चाहिए। इसके बाद सीधे 2014 में आरबीआई ने निर्णय ले लिया और आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अर्थव्यवस्था में सोर्स ऑफ फंडिंग को व्यापक बनाने के लिए हम विभेदित बैंकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। 2015 में सीधे सीधे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक की स्थापना आरबीआई ने कर दी और भारत में स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक के रूप में दो बैंक 2015 से ही काम करना शुरू कर दिए। ये अर्थव्यवस्था के सबसे स्मॉल स्तर पर काम करते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक होलसेल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक है जिस पर काम चल रहा है, बातचीत जारी है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक की और उसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट बैंक की। तो जब हम बात करते हैं, आइए, यानी हमने यहां से जिक्र किया कि दो विभेदित बैंक, एक को कहा जाता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और दूसरे को कहा जाता है पेमेंट बैंक। इन दोनों की शुरुआत कर दी गई आरबीआई द्वारा। ये जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है जिसे लघु वित्त बैंक कहते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर पेमेंट बैंक को समझते हैं। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की स्थापना की गई थी जिसे ही लघु वित्त बैंक कहा जाता है। तो तकनीकी रूप से पहले हम समझेंगे कि यह स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है क्या। तो दरअसल यह स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो भारत में विभेदित बैंकिंग का हिस्सा है। यानी भारत में विभेदित बैंकिंग की शुरुआत इसी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से की गई। हमने कहा ना कि यह अर्थव्यवस्था की स्पेशल सेक्टर के लिए काम करेगा, तो इसके उद्देश्य भी स्पेशल होंगे। इसका उद्देश्य है जो छोटी छोटी लघु व्यवसायिक इकाइयां हैं, जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, जो सूक्ष्म तथा लघु उद्योग हैं तथा असंगठित क्षेत्र की जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो उत्पादन और व्यापार से जुड़ी हैं, उन संस्थाओं के लिए यह बैंक काम करता है। यानी यह बैंक अर्थव्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर खड़े लोगों के लिए काम करता है। इस बैंक की अगर बात की जाए तो कौन यह बैंक खोल सकता है, इसके लिए स्पष्ट पात्रता आरबीआई ने बता दी है। आरबीआई ने कहा है कोई भी व्यक्ति चाहे भारत का हो या विदेशी हो, कोई भी कारपोरेट ट्रस्ट या सोसाइटी द्वारा ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का स्थापित किए जा सकते हैं। पहले से कार्य कर रही कोई एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तथा लोकल एरिया बैंक भी अपने आप को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। 2019 से आरबीआई ने ऑन टैप फैसिलिटी प्रारंभ कर दी। ऑन टैप फैसिलिटी का मतलब होता है सालों भर लाइसेंस देना। पहले सिर्फ अप्रैल के महीने में लाइसेंस देती थी, 2019 से ऑल टैप फैसिलिटी उपलब्ध करा दी। यानी आरबीआई ने कहा कि जब भी आइए हमारी शर्तें पूरी कीजिए, हम आपको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का लाइसेंस दे रहे हैं।
एक शर्त और है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का जो प्रमोटर होगा उस प्रमोटर के लिए 10 वर्ष का बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र का अनुभव होना अनिवार्य है। ठीक। और अगर व्यक्तिगत अनुभव ना हो तो इसमें उनके द्वारा जो नियंत्रित कंपनियां हैं इन कंपनियों का भी अनुभव शामिल किया जाएगा। यानी 10 वर्ष का या तो खुद प्रमोटर का अनुभव हो या 10 वर्ष का प्रमोटर के अधीन कार्य करने वाली कंपनियों का अनुभव हो। यह भी कहा गया कि जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का प्रमोटर होगा उस प्रमोटर के अलावा कोई भी ऐसा शेयर होल्डर्स नहीं होगा जिसकी शेयर होल्डिंग 10% से अधिक होगी, यानी सबकी मैक्सिमम 10% तक ही होगी। भारतीय और विदेशी दोनों मिलकर के स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की स्थापना कर सकते हैं। स्थापना करने के लिए मिनिमम 100 करोड़ की पूंजी चाहिए। सीआरआर और एसएलआर भी रखना होगा। इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 75% का होगा तथा इन्हें अपने कुल ऋण का 50% 25 लाख तक ही देना होगा। यह इसके बारे में कुछ बातें हैं। कहा गया है कि 25% शाखाएं इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होगी, यानी जितनी कुल शाखा होगी उसकी 25% कहां खोलनी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होगी। ये सभी प्रकार के डिपॉजिट स्वीकार करेंगे, डेबिट कार्ड जारी करेंगे, क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे, सभी प्रकार की जमाएं लेंगे, सभी प्रकार के लोन भी देंगे, गैर जोखिम साझा करने वाली तमाम प्रकार की सेवाएं भी दे सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड इकाइयां, पेंशन उत्पाद, बीमा उत्पाद का ये वितरण कर सकते हैं। ये सब काम इनके हैं। कुछ एग्जाम्पल है इसके, जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड पंजाब में है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड कर्नाटक में है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड यूपी में है। ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक के उदाहरण हैं। तो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का पहला बैंक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है। जो दूसरा बैंक है वो पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक के बारे में कहा जाता है कि एक तो वह जो आ रहा था वो चली आ रहा था, यानी एक तरफ रघुराम राजन कर रहे हैं 100 स्मॉल स्टेप्स में, दूसरी तरफ आरबीआई कर रही है, तीसरी तरफ नचिकेता मोर कर रहे हैं। वित्तीय समावेशन पर जो समिति बनी है उसमें भी कह रहे हैं कि नचिकेता मोर कह रहे हैं कि पेमेंट बैंक की स्थापना किया जाए। उसी समय एक बनी थी ऊषा थोराट समिति, ऊषा थोराट समिति। ठीक। यह ऊषा थोराट समिति भी कह रही है कि पेमेंट बैंक की स्थापना किया जाए। तो ऊषा थोराट समिति, नचिकेता मोर समिति, इन सभी समितियों की सिफारिश पर आरबीआई ने पेमेंट बैंक की स्थापना की। पेमेंट बैंक में कहा जाता है कि एक बार में, पेमेंट बैंक में कहा जाता है कि आप एक बार में, ठीक, कम से कम मिनिमम 2 लाख रुपए एक साथ में जमा कर सकते हो। तो पेमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए कि पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक होगा जिसमें आप एक बार में 2 लाख रुपए तक की डिपॉजिट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक लोन नहीं देगा, यानी पेमेंट बैंक में सिर्फ पैसा जमा होगा। पेमेंट बैंक से उधारी मांगने जाएंगे, पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो फिर सवाल उठता है पेमेंट बैंक में जो पैसा जमा होगा पेमेंट बैंक इसका करेगा क्या? तो पेमेंट बैंक के लिए कह दिया गया है कि भाई लोगों से आप जमा स्वीकार कीजिए, लोन मत दीजिए। तो पेमेंट बैंक खोलने वाले कहेंगे कि हम करेंगे क्या? तो कहा गया कि जो भी आपके पास डिपॉजिट आए, जो भी पैसा आपके पास आए, इस पैसे का 75% आप सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर दीजिए। यानी जितना भी आपके पास जमा है उसका 75% क्या खरीद लीजिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लीजिए। और 25% आप जिस बैंक में चाहे, जो बैंक आपको अच्छा रिटर्न दे रहा हो उस बैंक में एफडी खरीद लीजिए। सीधे सीधे मना कर दिया गया है कि पेमेंट बैंक कर्ज नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ कहा गया कि पेमेंट बैंक का उद्देश्य होगा छोटे बचत खाते खोलना। छोटा छोटा खाता खोलिए, 2 लाख रुपया मैक्सिमम तक लीजिए। किनका खाता खोलना? तो प्रवासी श्रमिकों का, कम आय वाले परिवारों का, छोटे व्यवसायों का, असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं का। ठीक, इन सभी का आप छोटे छोटे खाते खोलिए, इनकी जमा स्वीकारिए और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाइए। साथ साथ इसके बारे में यह भी कहा गया कि कोई भी एनबीएफसी, कोई भी मोबाइल टेलीफोन कंपनी, कोई भी सुपरमार्केट चैन, कोई भी सहकारी संस्था, कंपनियां खोल सकते हैं पेमेंट बैंक, बशर्ते सिर्फ भारतीय नागरिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिर्फ भारतीय नागरिक होने चाहिए।
2 लाख तक का मैक्सिमम जमा स्वीकार कर सकते हैं, विदेशी पेमेंट बैंक की स्थापना नहीं कर सकते, तथा ये एनआरआई डिपॉजिट को भी स्वीकार नहीं कर सकते, यानी किसी एनआरआई का पैसा अपने यहां जमा नहीं कर सकते। अगर इनके बिजनेस की बात की जाए तो इन्हें 75% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना होगा, 25% किसी बैंक में एफडी करना होगा। ये एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्ज देंगे नहीं तो क्रेडिट कार्ड क्या जारी करेंगे। इन्हें सीमा पार से ट्रांजैक्शन लेने की अनुमति है, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय उत्पाद बेच सकते हैं। साथ साथ ये 25% शाखाएं गैर बैंकिंग वाले ग्रामीण क्षेत्र में भी खोल सकते हैं। इनकी 25% शाखाएं गैर बैंकिंग वाले ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25% शाखाएं गैर बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी होनी चाहिए। ये इनका काम है। आरबीआई ने कहा है कि इन्हें सीआरआर और एसएलआर रखने होंगे। इनके सीएआर मापदंड अन्य बैंकों से अलग हैं क्योंकि ये बैंक मार्केट रिस्क के अधीन नहीं है। एनबीएफसी की तरह व्यापार करने के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। साथ साथ जो पेमेंट बैंक है, अगर अंग्रेजी में अपना नाम लिखते हैं तो अपने नाम के आगे पेमेंट शब्द लगाना होगा, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर हिंदी में अपना नाम लिखते हैं तो अपने नाम के आगे भुगतान शब्द लगाना होगा। यह इनके बारे में बातें हैं। ये रहा पेमेंट बैंक। पोस्ट ऑफिस को भी पेमेंट बैंक का दर्जा दे दिया गया है और उसे कहा गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर पोस्ट ऑफिस की कहानी देखा जाए तो 2014 में भारत सरकार द्वारा टीएसआर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और इस टास्क फोर्स से कहा गया कि उन तरीकों का अध्ययन कीजिए जिससे डाक नेटवर्क का अधिक उपयोग किया जा सके, पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का अधिक उपयोग किया जा सके। इस पर सुब्रमण्यम साहब ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि पोस्ट ऑफिस का बैंकिंग, बीमा और ई कॉमर्स में अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है और यही करके पोस्ट ऑफिस को जिंदा रखा जा सकता है। तो इसी के बाद सीधे सीधे भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक का दर्जा दे दिया और कह दिया, उसे कहा कि यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहलाएगा। 2018 से इसकी शुरुआत हुई। डाक विभाग, संचार मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है। 1,55,000 पोस्ट ऑफिस को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का दर्जा देकर पेमेंट बैंक से जोड़ा जा रहा है। यह भी 2 लाख की जमा स्वीकारेगा, सेविंग और करेंट अकाउंट खोलेगा। यह भी बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन आदि जैसे वित्तीय उत्पादों की बिक्री करेगा। ये सब काम ये करेगा। ये रहा पोस्ट पेमेंट बैंक का दर्जा। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक, क्या है पीएसएल? आइए इसको हम समझाते हैं। ठीक, अब देखो देखो, ये कोई बैंक है। ये क्या है? बैंक है। समझना, ये कोई बैंक है, कोई बैंक है। ठीक, बैंक यहां बना देते हैं। ये कोई क्या है? बैंक है। ठीक, आरबीआई कह रही है यह बैंक जितना भी लोन देता है, चाहे जितना लोन दे, आरबीआई कह रही है कि 60% जहां चाहे वहां दे, यानी जो भी लोन दे रहा है उसके 60% के लिए यह क्या है? फ्री है, जहां चाहे वहां दे। शेष जो 40% है, शेष जो 40% है, इस 40% के लिए सरकार कहती है कि आपको उससे यह लोन आपको उस सेक्टर में देना होगा, उस सेक्टर में देना होगा, उस सेक्टर में देना होगा जिसे हम बताएंगे, जिसे हम बताएंगे।
तो जिस जिस सेक्टर को बता देती है बैंकों को कि 40% लोन देना होगा, उसी सेक्टर को कहते हैं प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। उसी सेक्टर को कहते हैं प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL, प्राथमिक ऋण उधारी क्षेत्र। उसी सेक्टर को बोलते हैं PSL, यानी प्राथमिक ऋण उधारी क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है कि सरकार जो होती है वह बताती है RBI को, ये सेक्टर PSL में इस साल शामिल है, और RBI बता देती है बैंक को, उनको PSL सेक्टर की लिस्ट दे देती है, ठीक। और फिर बैंक अपने टोटल लोन का 40% उसी सेक्टर को देते हैं जिसे PSL में शामिल किया गया है। इसे कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। वे भारत में स्थापित सभी कमर्शियल बैंक और वे विदेशी बैंक जिनकी कम से कम 20 शाखाएं हैं, उनके लिए PSL 40% है। वहीं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है RRB है, और जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, उनके लिए PSL 75% है। यानी RRB प्लस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इनके लिए PSL कितना है, 75% है। से सभी बैंकों के लिए PSL कितना है, 40%। से सभी बैंकों के लिए PSL कितना है, 40%। तो आइए इस PSL के बारे में और बातें जानते हैं, ठीक। PSL के बारे में और बातें जानते हैं। तो देखिए, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं और जितने भी फॉरेन बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं, उन सबको अपने बैंक क्रेडिट का 40% PSL के रूप में देना होता है। RRB और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को अपने PSL का 75% देना पड़ता है, अपने PSL का 75% देना होता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आपको महसूस भी हो रहा होगा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए मैं बहुत तकलीफ में खड़ा होकर के चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाजुला करके बैंकों को अपने बैंक क्रेडिट का 40% सरकार द्वारा या RBI द्वारा बताए गए सेक्टर को देना पड़ता है, उसी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। RRB और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए यह 75% है। अगर हम देखें कि क्या क्या आता है PSL में, कौन कौन सी कैटेगरी आती है, ठीक, यानी किस किस सेक्टर को ये 40% लोन देना पड़ता है, तो उसमें एग्रीकल्चर आता है, MSME आती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट निर्यात ऋण आता है, एजुकेशन आता है, हाउसिंग आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आती है। यही सारे को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा जाता है। यानी सरकार कहती है RBI से कि ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, RBI कह देती है बैंकों से, और फिर बैंक अपने टोटल लोन का 40% इस सेक्टर को दे देते हैं। यह बात रही PSL की। अब कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। अब एक बात और है, यह जो 40% का PSL है, इसको भी कई भाग में विभाजित किया गया है। जैसे 40% के PSL में जो 18% है वो जाना है किसको, एग्रीकल्चर को। इसमें 7.5% है वो जाना है माइक्रो इंटरप्राइजेज को, ठीक। और इसके बाद जो अदर बच रहा है वो अदर सेक्टर को जाना है, जिसमें अन्य सेक्टर शामिल है, कमजोर वर्गों को ऋण शामिल है। इस 18% जो एग्रीकल्चर है, इसमें 8% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को जाना है, लघु और सीमांत किसानों को ऋण के रूप में जाना है। तो इस प्रकार का एक बंटवारा भी कर दिया गया है। अब RRB को, इसका PSL कितना है, इसका है 75%। तो इसके लिए एग्रीकल्चर को 18% देना है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर को 8% देना है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को 7.5% देना है, कमजोर वर्गों को 15% देना है, शेष अदर में रख दिया गया है।
ठीक यही हाल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का हो गया है। 75% पीएसएल में इनको 40% पीएसएल के लिए अनिवार्य जो क्षेत्र है वहां दे देना है। 35% पीएसएल, ठीक, पीएसएल के वे क्षेत्र जहां बैंक को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है वहां दे सकते हैं। इसमें 18% इनको भी कृषि में देना है, 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस को देना है, 10% कमजोर वर्गों को देना है। अब थोड़ी बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस पर, सूक्ष्म वित्त पर। देखिए, ग्रामीण और जो शहरी गरीबों हैं इनको बहुत सूक्ष्म राशि उधार में दी जाती है, इन्हें ही माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। आजकल तो ये समूह द्वारा ये राशि दी जाती है। तो आप देखते होंगे कि ग्रामीण, आप देखते होंगे कि जो ग्रामीण और शहरी गरीब हैं इनको बहुत सूक्ष्म राशि उधार के रूप में दी जाती है। इन ग्रामीण और शहरी गरीबों को जो सूक्ष्म राशि उधार के रूप में दी जाती है, इन्हीं सूक्ष्म राशियों को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, सूक्ष्म वित्त कहते हैं। गांव में देखते हैं तमाम समूहों के माध्यम से ऋण दिया जाता है, ठीक, वो भी सूक्ष्म ऋण के ही अंतर्गत आता है। ये सूक्ष्म ऋण उनको कृषि ऋण के रूप में दिए जाते हैं, व्यवसायिक ऋण के रूप में दिए जाते हैं, आश्रय ऋण के रूप में दिए जाते हैं, घर और बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो सवाल आपको उठ रहा होगा कि आखिर यह सूक्ष्म ऋण देता कौन है? तो जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, जितने भी रजिस्टर्ड बैंक है, जितने भी रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी दे सकता है। वर्तमान में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस को आगे बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है, ठीक। तो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। एक को नॉर्मल सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, या कुछ लोगों का स्वैच्छिक समूह होता है, बचत इकट्ठा करता है, समूह के सदस्यों को ऋण देता है, ब्याज बहुत कम लेता है। एक रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देता है, आर्थिक गतिविधियों के सृजन हेतु ऋण दिया जाता है, गरीबी हटाने का प्रमुख उपकरण है। इस माइक्रो फाइनेंस को बढ़ाने के लिए सरकार की एक योजना भी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें गैर कृषि क्षेत्रों में छोटे छोटे व्यवसायों को ऋण दिया जाता है। स्वरोजगार के लिए कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है, कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया जाता है, और इसके लिए मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है। मुद्रा बैंक का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट ऑफ फ्री फाइनेंसिंग एजेंसी। माइक्रो बिजनेस को ऋण दिया जाता है। ऋण की 3 श्रेणियां होती हैं, ठीक। शिशु ऋण जो 50,000 तक का होता है, किशोर ऋण जो 50,000 से 5 लाख का होता है, तरुण ऋण जो पहले 5 से 10 लाख का होता था, लेकिन अब इस साल बजट 2024-25 में इसको 5 लाख से 20 लाख का कर दिया गया है। कितना हो गया है अब ये? ठीक, 5 लाख से 20 लाख का इसको कर दिया गया है। ये बात माइक्रो फाइनेंस की है। अब माइक्रो फाइनेंस में मुद्रा बैंक लोन देने के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस का रेगुलेशन भी करता है, ठीक। जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खुलते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करता है। सूक्ष्म वित्त पोषण के लिए जितने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको दिशा निर्देश देता है। जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको रेटिंग प्रदान करता है, और साथ साथ यह क्रेडिट गारंटी फंड का भी निर्माण करता है ताकि माइक्रो फाइनेंस को आगे बढ़ाया जा सके। तो माइक्रो फाइनेंस पर यह है इनका काम, ठीक। अब एक है बैंक लोकपाल योजना। सरकार की योजना है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, जितनी भी आरआरबी है, सबको अपने यहाँ एक बैंक ओम्बुड्समैन रखना होगा, बैंक लोकपाल रखना होगा। ये इसकी शक्तियां अर्ध न्यायिक प्रकार की होगी, ठीक। बैंक और ग्राहक के बीच कोई भी विवाद हुआ और अगर ग्राहक उस बैंक के काम से संतुष्ट नहीं है तो ग्राहक शिकायत करेगा और उन शिकायतों की जांच ये बैंक लोकपाल करेगा, ठीक। बैंक लोकपाल हमेशा उस शिकायत की जांच करेगा जिस शिकायत करने से और 1 महीने के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उन जिन शिकायतों पर 1 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई उनकी जांच ये करेगा। 2018 में इसको आगे बढ़ाने के लिए एक योजना लाई गई, इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम, जिसमें सभी बैंकों को कह दिया गया कि सबको अपने आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने होंगे, सिर्फ आरआरबी को नहीं नियुक्त करने होंगे। यह आंतरिक लोकपाल ग्राहकों के शिकायतों की जांच करेगा, और यदि कोई बैंक किसी शिकायतकर्ता को निर्णय देता है तो अंतिम निर्णय देने से पहले बैंक को अपनी यह रिपोर्ट आंतरिक लोकपाल को भी भेजनी होगी। यही है बैंक लोकपाल।
इसके साथ एक है टाइप ऑफ क्रेडिट, बड़ी मजेदार चीज है, कर्ज के प्रकार। एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, नियत ब्याज दर। इसमें क्या होता है, इसमें ठीक ऋण की पूरी अवधि में, ऋण की पूरी अवधि में इंटरेस्ट रेट स्टेबल होती है। ऋण की पूरी अवधि में इंटरेस्ट रेट स्टेबल होती है। 6% की ब्याज दर से ऋण दिया गया है तो 6% की दर से ही ब्याज ऋण चलता जाएगा। अगर 6% की ब्याज से ऋण दिया गया है तो 6% की ब्याज से ही ऋण चलता जाएगा। इसे कहते हैं नियत ब्याज दर। एक होता है ठीक अस्थिर ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट फंक्शनिंग, ठीक फ्लक्चुएटिंग, ठीक अस्थिर ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग। इसमें क्या होता है कि बाजार की परिस्थितियों के अनुसार इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है। मासिक पेमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। शुरू में जैसे मान लीजिए 4% पर लोन लिए हैं, बाद में जाकर के बाजार धीरे धीरे उठ रहा है तो हर साल का, हर महीने का इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा। तो बाजार उठता है तो बाजार ब्याज दर बढ़ेगी, बाजार गिरता है तो ब्याज दर गिरेगी। ठीक। एक है टीजर लोन। ये टीजर लोन भी फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट का ही एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक वर्षों में इंटरेस्ट रेट कम होती है, शुरुआत के सालों में ब्याज दरें कम होती है, बाद के वर्षों में ये ब्याज दरें बढ़ती जाती है। यह रिस्की होता है, इसलिए आरबीआई ने थोड़ा 2011 से इस पर सख्ती बरतनी शुरू की। यानी एक है जिसमें एक समान ब्याज दर होता है, एक है जो बाजार के हिसाब से ब्याज दर उठती गिरती रहती है, एक है जिसमें धीरे धीरे ब्याज दर बढ़ती है, पहले कम रहती है बाद में अधिक हो जाती है। इसके साथ साथ एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। किसी भी फर्म की वित्तीय स्थिति को मापने का एक बहुत शानदार तरीका है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी भी फर्म के जोखिमों को समझने में मदद करता है और इसी के माध्यम से बैंक लोन देने में डिसाइड करता है कि कितना लोन देना चाहिए, कितना लोन नहीं देना चाहिए। यह फर्म के भविष्य के जोखिमों को भी समझने में मदद करता है कि जिसको हम लोन दे रहे हैं उसका भविष्य सुरक्षित है या भविष्य असुरक्षित है, इसको भी समझने में यह मदद करता है। अब कुछ उधारकर्ता के भी प्रकार होते हैं, कुछ उधारकर्ता के भी प्रकार होते हैं। ठीक। तो आ जाइए, उधार के प्रकारकर्ता के क्या है। देखो, एक है प्राइम उधारकर्ता, ऐसा उधारकर्ता जो ऋण चुकाने की क्षमता रखता है। ये तो बढ़िया है भाई, कर्जा लेगा दे देगा, क्षमता भी रखता है, नियत भी रखता है। एक होता है सब प्राइम उधारकर्ता। ठीक। इसके पास ऋण चुकाने की क्षमता नहीं होती, नियत होती है कि हम चुकाना चाहते हैं, नियत होती है कि चुकाना चाहते हैं, लेकिन क्षमता ही नहीं होती, इसे सब प्राइम कहते हैं। एक होता है ओवर लेवरेज्ड उधारकर्ता। इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये वो संस्थाएं होती हैं जो ऋण वापस करने की क्षमता से अधिक ऋण ले लेती हैं, ऋण वापस करने की क्षमता से अधिक ऋण ले लेती है, जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा ऋण ले ली। एक होती है ज़ॉम्बी लैंडिंग। होता क्या है कि जब एक कमजोर बैंक खुद ही कमजोर है, एक सब प्राइम उधारकर्ता को, ठीक, या एक ओवर लेवरेज उधारकर्ता को ऋण दे देता है तो उसे ज़ॉम्बी लैंडिंग कहते हैं। यानी एक तो बैंक खुद ही कमजोर है, दूसरा उधारी उनको दे दिया है। किसको दे दिया? उधारी उनको दे दिया है जो चुकाने की क्षमता ही नहीं रखते हैं, तो इसको कहा जाता है ज़ॉम्बी लैंडिंग, इसको कहते हैं ज़ॉम्बी लैंडिंग। ठीक। एक होता है इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट। 2018 में सुनील मेहता की समिति बनी और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई ने प्रोजेक्ट सशक्त शुरू किया। और प्रोजेक्ट सशक्त के तहत आरबीआई ने कहा कि जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, इनके बीच एक इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट कराया जाए। और इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट ये होगा कि प्रत्येक जिले के जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, वे अपना 50 करोड़ तक का एनपीए जिले का जो लीड बैंक होगा, इस लीड बैंक को सौंप देंगे और लीड बैंक ही उस एनपीए का समाधान करेगा। इसे ही कहा जाता है इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट, इसे ही कहा जाता है प्रोजेक्ट सशक्त। एक होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, व्यापारी छूट दर। अब देखिए ये क्या है भाई,
मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए किसी व्यापारी के यहाँ, ये आप हैं, आपने व्यापारी के यहाँ गया सामान खरीद लिया। अब व्यापारी को पेमेंट करना है, तो व्यापारी के यहाँ मशीन में डाल करके आप कार्ड से पेमेंट किए, तो पैसा व्यापारी के अकाउंट में चला गया। लेकिन पैसा व्यापारी के अकाउंट में कौन डाला? बैंक डाला। तो बैंक कहेगा व्यापारी ने तो कमाई की, आपको कपड़ा खरीद लिया, कुछ फीस हमें दीजिए। इसी फीस को कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक, अभी इस बजट में 2000 तक के खरीदारी पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को क्या कर दिया गया है? 0 कर दिया गया है। यानी 2000 तक की खरीदारी पर कार्ड स्वैप करते हैं तो कोई शुल्क नहीं लेता है। एक है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर बैंकिंग समाधान। ठीक, कोर बैंकिंग सोल्यूशन और कुछ नहीं, बैंक शाखाओं का कंप्यूटर आधारित समाधान है। इसमें उपभोक्ता जो होता है बैंक की किसी भी शाखा से लेन देन या जरूरी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करता है। इसमें बैंक की सभी शाखाओं को कंप्यूटर से क्या किया जाता है? एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। एक है स्वाभिमान योजना, 2011 में आई थी। यह वित्तीय समावेशन के जरिए ग्रामीण भारत को रूपांतरित करने की योजना थी, यानी वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की योजना थी। इसमें कहा गया था कि 2000 तक की जनसंख्या वाले या उससे अधिक के गांवों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ दिया जाएगा। यानी वे गांव जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है और वहां यदि बैंक नहीं पहुंचे हैं, बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंची हैं, तो उनको बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए कहा गया कि ऐसे गांवों में एक बैंक साथी की नियुक्ति की जाएगी। बैंक साथी लोगों का अकाउंट खुलवाएगा, लोगों के बारे में बैंक डिपॉजिट का प्रचार प्रसार करेगा, कितना इतना ब्याज मिल रहा है, बैंकिंग सुविधाओं का प्रचार प्रसार करेगा, लोगों को सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलवाने में मदद करेगा। तो ये स्वाभिमान योजना चल रही है। एक बहुत पुरानी बात है लेकिन ठीक ठाक है, वो है लीड बैंक योजना, जो 1969 में आई थी। दरअसल DR गाडगिल की अध्यक्षता में एक अध्ययन समूह बना था, फिर और उसके बाद एक नरीमन समिति बनी थी 1969 में। इन दोनों ने ठीक रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि सभी बैंकों को लीड बैंक योजना शुरू की जानी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जिले का जो मुख्य बैंक है उसको लीड बैंक का दर्जा दिया जाना चाहिए, या लीड बैंक ही जिले में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करेगा। तो दोस्तों, यह बात रही कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग। बैंकिंग में ढेर सारी बातें हैं, लेकिन इस 2025 के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैच 2025 का है, तो जो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है उसे आप यहां से देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए। इच्छा थी बहुत बातें करने की, लेकिन करूंगा नहीं, मेरा स्वास्थ्य काफी खराब है। तो दोस्तों ठीक है, पढ़िए, समझिए। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे और उस क्लास का नाम होगा मनी मार्केट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।